अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बट इन योर बुक देयर आर 9 branches, the main branches of chemistry written, and we will learn all those 9 branches of chemistry in detail. So the first branch of chemistry that we are going to learn is physical chemistry. What is physical chemistry? एक केमिस्ट्री की ऐसी शाख that deals with the laws and principles governing the combination of atoms and molecules in chemical reactions. फिजिकल केमिस्ट्री ना सिर्फ हमें बताती है लॉज यानी कि कानून एंड प्रिंसिपल्स और कायदे जो कि बताते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलेंगे और एक केमिकल रिएक्शन करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन लुक इन दिस पिक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हम बचपन से पढ़ते आए हैं एटम क्या है. अब एटम का स्ट्रक्चर क्या है? एटम के दो मेन पार्ट्स हैं. एक है न्यूक्लियस और दूसरे पार्ट को कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा. अब न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं जो कि रहते हैं. नंबर 1 इज न्यूट्रॉन एंड सेकेंड इज प्रोटॉन. और जो तीसरा पार्टिकल है जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहा जाता है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है. आप एटम की मिसाल एक ऐसे घर की ले लीजिए जिसके अंदर एक कमरा है और उसके बाहर उसका बड़ा सा सहन है. अब कमरे के अंदर दो लोग रहते हैं जिनमें एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, और एक ऐसा फर्द है जो उस कमरे से बाहर मौजूद सहन में रहता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर मेन हिस्सा जो किसी भी एटम का होता है वो होता है न्यूक्लियस. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जो केमिस्ट्री की ब्रांच हमें बताती है इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री. उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री इज टेलिंग अस द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द केमिकल कॉम्बिनेशंस. Look at the picture here. Hydrogen gas is combining with oxygen gas and it is forming water. Now students, this कौन से लॉज हैं और कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके कौन से ऐसे कवायद और जवाबित हैं जिनके ज़रिए ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कीमियाई अमल करते हैं. अब वो जो असूल कायदे हैं वो भी हमें केमिस्ट्री की कौन सी शाख बता रही है? फिजिकल केमिस्ट्री. उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो टेल्स अस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं मटेरियल्स की? लाइक टेम्परेचर, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कलर. Students, now we had learnt in previous lectures what is freezing point, melting point, boiling point, even density we have learnt. Now color is what? We know this very well. Now what's temperature? Temperature is degree of hotness and degree of coldness. Look at the picture here given, the graph. इसके अंदर आप देख सकते हैं the solid, liquid and gas. तीन changes इस जो ग्राफ है इसके अंदर दिखाई गई हैं. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, दर्जा हरारत या गर्मी को बढ़ाते जाएंगे, तो जो मैटर की स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तब्दील होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विल हीट सॉलिड it will change into liquid and it is called melting. When you heat liquid more, it will change into gas and this is called vaporization. So students, ये physical changes हैं, ये physical properties हैं जो कि किसी भी मटेरियल की हैं. इनके बारे में भी जो केमिस्ट्री की शाख हमें बताए दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. सो ओवरऑल व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री? अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द structure of atoms, molecules. It also deals with the laws and principles governing the chemical combinations of atoms and molecules. It also deals with the physical properties of materials. Now the next branch that we are going to learn is organic chemistry. Now what is organic chemistry? In simple words, the definition of organic chemistry is it deals with the study of hydrocarbons and its derivatives. Now we have got two main names here. One is hydrocarbons and second one is derivatives.
Now let's learn what are hydrocarbons and what are its derivatives. Now what are hydrocarbons? Those compounds which contain carbon and hydrogen. ऐसे सभी कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल मीथेन. मीथेन ये वो गैस है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग. उसके अलावा ये वही गैस है जो कंप्रेस्ड फॉर्म में हम अपने जो गाड़ियों के सिलेंडर्स के अंदर भी फिल करवाते हैं एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल. सो मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4. CH4 मीन्स मीथेन एंड मीथेन इज हाइड्रोकार्बन. उसके अलावा बेंजीन. बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है. इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसके अलावा शुगर, द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी यूज एट आवर होम्स. What's its formula? It is C12H22 and O11. And students, it is also a hydrocarbon. It is made up of carbon and hydrogen, and also it contains oxygen. Now it is very clear that what are hydrocarbons. Now let's learn what are derivatives of hydrocarbons. Derivatives means derived from hydrocarbons. अब ऐसे compounds जो हाइड्रोकार्बन्स से हासिल किए जाएं उनको कहते हैं डेरिवेटिव्स. फॉर एग्जांपल फिनोल. हमने पीछे मीथेन पढ़ा है अभी. मीथेन्स फार्मूला इज CH4 एंड व्हाट इज द बेंजीन्स फार्मूला C6H6. इसी बेंजीन के फार्मूलाज में से अगर आप एक हाइड्रोजन कम कर दें C6H5 और उसके साथ एक ग्रुप अटैच कर दें जिसको कहते हैं OH, तो ये तब्दील हो जाता है इनटू फिनोल. उसके अलावा मीथेन का फार्मूला CH4 है. अगर आप CH3 ये मिथाइल में चेंज हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी और साथ में अटैच हो जाएगा OH ग्रुप, तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल. एंड आफ्टर दैट इज इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH. मीन्स ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं एक ऐसी केमिस्ट्री को, एक ऐसी स्टडी को जो कि की जाती है अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स derivatives. What are hydrocarbons? We learned this. Or what are derivatives? Derived those compounds, those molecules which are derived from hydrocarbons. They are known as derivatives. लेकिन स्टूडेंट्स इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है स्टडी ऑफ कार्बन आल्सो. लेकिन कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किए जाते. उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहा जाता. वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं कहा जाता. कार्बन के वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, आपको ये ग्रुप्स को याद करना है और आपको जहन नशीन करना है ये कौन कौन से हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किए जाते. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. वी नो दिस इज अ गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो अ गैस. उसके अलावा मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर मेटल कार्बोनेट्स? मेटल कार्बोनेट्स आर दोज कंपाउंड्स which are made up of metal and carbonate. What are metals? Metals are electropositive elements which are present in periodic table. सबसे ज़्यादा मिकदार में जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो होती हैं मेटल्स. कौन सी होती हैं मेटल्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स. उसके अलावा मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. उसके अलावा इनको डक्टाइल होती हैं, आप तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा चमक होती है इनमें. अब बेटा मेटल्स कौन कौन सी हैं? आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, ये हमारी मेटल्स हैं. उसके अलावा भी बहुत सी मेटल्स हैं, सोडियम, उसके अलावा पोटेशियम मेटल है. ठीक है. अब जब भी मेटल कार्बोनेट ग्रुप के साथ मिल के कंपाउंड बनाएगी उसे कहेंगे मेटल कार्बोनेट. अब कार्बोनेट क्या है? एक ऐसा कार्बोनेट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसको CO3 कहते हैं. कार्बोनेट का क्या फार्मूला है? CO3. तो अब मेटल के साथ जब कार्बोनेट यानी कि CO3 ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको कहेंगे मेटल कार्बोनेट. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. अब Na क्या है? मेटल है. और CO3 क्या है? कार्बोनेट. उन दोनों को कहेंगे हम मेटल कार्बोनेट. और इस मेटल कार्बोनेट का नेम क्या है? सोडियम
carbonate. The second metal carbonate is calcium carbonate, which is CaCO3. So मेटल कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहते. फोर्थ ग्रुप इज बाइकार्बोनेट्स. व्हाट आर बाइकार्बोनेट स्टूडेंट्स? जब किसी भी कार्बोनेट ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए उसे कहते हैं बाइकार्बोनेट. फॉर एग्जाम्पल CO3 के साथ अटैच हो जाएगा H. H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. HCO3 is called bicarbonate. Let's take example sodium bicarbonate, NaHCO3. Why it is known as bicarbonate? Because hydrogen is attached. Potassium bicarbonate, KHCO3. The last group that we are going to learn is carbides. What are carbides? When any metal is directly bonded with carbon, it is called carbide. For example, calcium carbide, CaC2. Ca is symbol of calcium and C is symbol of carbon. So organic chemistry does not or doesn't deal with the study of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides. Now we are able to tell what are metal carbonates, what are bicarbonates, what are carbides. I hope you understood this. Now students, next branch of chemistry, that is the third branch of chemistry, it is inorganic chemistry. Now what is inorganic chemistry? Inorganic chemistry is the also branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds, and those elements and compounds which are obtained from minerals. What are minerals? Minerals means things which are obtained from non-living sources, non-living organisms. They are called minerals. Usually we get minerals from the earth, from the upper crust or the inner crust of earth. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज यानी कि मिनरल से हासिल होते हैं, उनकी स्टडी को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ वी विल लर्न कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं. अब ऐसे एलिमेंट्स जो मिनरल से हासिल किए जाएं उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. और वो कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, magnesium, silicon and many others. These are inorganic elements or elements obtained from minerals, from non-living resources. Now what are the compounds? Which are those compounds that we get from non-living resources? They are carbon monoxide, carbon dioxide, sulfuric acid, hydrochloric acid, sodium chloride means table or common salt. These are inorganic compounds. Okay, so the study or the chemistry of elements and compounds obtained from non-living resources or minerals is called inorganic chemistry. I hope it's clear now. And now what are the, except which compounds? Except the hydrocarbons. Inorganic chemistry deals with the study of all compounds except and elements except hydrocarbons. Students, now it's very important here that we should differentiate between organic and inorganic substances in order to learn more clearly the differences between the organic and inorganic chemistry. Let's see here. What are inorganic substances? Usually no carbon, means carbon isn't present in them, but only two exceptions. लेकिन कुछ ऐसे हैं compounds जो कि रवायत से हटके हैं, वो एक्सेप्शंस हैं. वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. इन दोनों के अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन ये फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं. ओके, उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे. ऑल कंटेन कार्बन, मोस्ट कंटेन हाइड्रोजन. सभी में कार्बन मौजूद होती है. इट इज मस्ट, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज मस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और मोस्टली कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी मौजूद है. ज़रूरी नहीं कि सभी में हो, लेकिन कुछ में नहीं भी हो सकती, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा है कंपाउंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट इज CCl4. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कार्बन ज़रूर मौजूद है.
ओके। सो मैनी कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और साथ में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ओके अब सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, यूजली कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, मीन्स मेड अप ऑफ, दे आर चार्ज्ड। ओके इनके ऊपर चार्जेस होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन से कंपाउंड्स के ऊपर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादातर कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड ऐसी बॉन्ड होती है जिसमें एलिमेंट्स बराबरी में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं और उनके ऊपर चार्जेस, मोस्टली कंपाउंड्स के ऊपर चार्जेस अपीयर नहीं होती हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूजुअली स्मॉल एंड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड छोटे होते हैं और ये हासिल होते हैं इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों से। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, वाटर, पानी, वाटर इज इनऑर्गेनिक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। Now students, the last point we will learn of organic compounds. Usually they are large and associated with living things. ज़्यादातर ये बड़े होते हैं इनके कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, और ये ज़्यादातर हासिल किए जाते हैं किन चीज़ों से, लिविंग चीज़ों से। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें लिविंग रिसोर्सेज से हमें हासिल होती हैं और हम इवन इनको खाते हैं, वी कंज्यूम। इसीलिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट वी कंज्यूम आर ऑर्गेनिक इन नेचर। आई होप it is very clear now what is difference between organic and inorganic compounds and differences between organic and inorganic chemistry. और mostly ये कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि organic chemistry means those compounds which obtained from living resources and inorganic means those which are obtained from non living resources. but सिर्फ यही definition काफ़ी नहीं है, you have to learn the complete definitions as you have learnt now. Students, these are the organic and inorganic things. Carbohydrates means carbs, proteins, fats, ये सब हम लिविंग चीज़ों से हासिल करते हैं। अब ये हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हैं सॉल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये हमें हासिल होते हैं मोस्टली फ्रॉम द नॉन लिविंग रिसोर्सेज। I think it is now very clear the first three branches of chemistry. Now let's learn the fourth branch of chemistry. The fourth branch of chemistry is analytical chemistry. This chemistry deals with the methods and techniques used to determine the kind, quantity and the quality of various components in a given substance. For example, किसी भी चीज़ की kind क्या है, किस्म क्या है, quantity मिकदार क्या है और quality मयार क्या है, उसको नापने के लिए जो methods, जो तरीके और जो techniques इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में जो स्टडी है उस स्टडी को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी इज द एक्सटेंट, साइज और सम ऑफ समथिंग। एंड व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज मेजर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। इट डिस्क्राइब समथिंग आइदर ऑफ हाउ इट वाज मेड। सिंपली आप कह सकते हैं क्वांटिटी मीन्स हाउ मच एंड क्वालिटी मीन्स हाउ इट इज मेड। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। अब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल पढ़ेंगे इन और सोसाइटी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी काइंड, क्वांटिटी और क्वालिटी मेजर की जाती है और वो मेथड्स और टेक्निक्स जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बताती है। अब स्टूडेंट्स, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेडिसिन प्रोडक्शन। जब कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है तो उसकी काइंड, क्वांटिटी और क्वालिटी डिसाइड की जाती है, उसके बाद ही वो कंज्यूम की जाती हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है उसकी तीनों चीज़ों को मेजर करने के लिए। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, जो डायग्नोसिस हैं, मेडिकल जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है, लेबॉर्ट्री के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी सैंपल को टेस्टिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स और टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फूड प्रोडक्शन के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉरेंसिक सर्वेज, फॉरेंसिक वर्ड वी हैड लर्नड मैनी टाइम्स। किसी भी चीज़ की
डीप स्टडी को हम फॉरेंसिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोस्टमार्टम, उसके अलावा कहीं पर कोई भी इवेंट हो जाए तो उसके वहाँ पर मौजूद शवाहिद के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें डीएनए टेस्ट ऑफ आरएनएज एंड ब्लड टेस्ट, ये सारे फॉरेंसिक में आ जाते हैं। इनके अंदर भी अहम रोल प्ले करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। I hope you understood the first 4 branches of chemistry. In next class, we will learn the remaining branches of chemistry. Stay blessed, happy, and learn happily.